और जितनी भी नारी शक्ति है उसके अंदर एक क्वालिटी है कि उसके अंदर बैलेंसिंग और मैनेजमेंट की क्षमता बहुत अच्छी होती है। बन सहारा बेसहारों के लिए, बन किनारा बेकिनारों के लिए, जो जी सके अपने लिए तो क्या जिए, अगर जिए तो हज़ारों के लिए। ये लाइंस आपने कहीं ना कहीं सुनी, देखी या पढ़ी होंगी। ये लाइंस मेरी तो नहीं है, लेकिन हाँ, इन लाइंस को सार्थक कर रही है ग्वालियर की एक ऐसी महिला जिन्होंने अपने इस जीवन में अभी तक सामाजिक कार्यों को करके न जाने वो कितनी दूर तक आगे जा चुकी हैं, और इन्हीं सामाजिक कार्यों ने आज उन्हें समाज में एक अलग तरह की पहचान दिलाई है। इसके साथ ही साथ वो अपने बिजनेस को भी संभाल रही हैं, लोगों को अपने शब्दों के द्वारा मोटिवेट भी कर रही हैं। तो आज वुमनिया के इस एपिसोड में हम मिलने वाले हैं मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस वुमन एंड सोशल वर्कर मिसेस अंजलि गुप्ता पत्रा से। अंजलि जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है वुमनिया। बहुत धन्यवाद आपका। अंजलि जी, सबसे पहले ये बताइए कि ये जो बिजनेस वुमेन जी, सबसे पहले इस इंडस्ट्री में आपका आना कैसे हुआ? मैंने अपने बिज़नेस की शुरुआत सन 2000 में की थी, और अगर मैं कहूँ कि मुझे मेरे बिज़नेस की प्रेरणा किसने दी तो उसमें बहुत बड़ा हाथ मेरे माता पिता का जाता है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है एक लड़की के लिए कि उसको एकदम बिज़नेस फील्ड में उतार दिया जाए। लेकिन मेरे माता पिता का मोटिवेशन था, मेरे माता पिता चाहते थे कि मैं ज़िंदगी में कुछ कर पाऊँ, और उन्हीं की वजह से शायद आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो जब आपने बिज़नेस करना शुरू किया था तो सबसे पहले आपने, क्योंकि बिज़नेस में भी कई सारे टाइप्स होते हैं, कोई डिफरेंट तरह के लोग बिज़नेस करते हैं, आपने किस चीज़ का बिज़नेस शुरू किया था? मैंने जो बिज़नेस शुरू किया था, मेरे ख्याल से बहुत कम महिलाएं हैं जो इस तरीके का बिज़नेस स्टार्ट करती हैं। सन 2000 में मैंने कोरोकेटेड बॉक्स की इंडस्ट्री डाली थी एनआर पैकर्स के नाम से, और जिसमें हम लोग पैकिंग मटेरियल्स एंड कोरोकेटेड रोल्स एंड कोरोकेटेड बॉक्स में डील करते थे। और मध्य प्रदेश में मेरे ख्याल से उस समय पे महिला वुमेन एंटरप्रेनर के रूप में कोई भी ऐसी एंटरप्रेनर नहीं थी जो कोरोकेटेड बॉक्स में डील कर रही हो। 2006 में हमारी शादी हुई थी, और उसके बाद हमने कूलर अलमीराज के बिज़नेस में एंट्री की, और 2006 में हमने अपने इस एनआर पैकर्स के अलावा हमने विशाल विंडो कूलर और विशाल अलमीराज की शुरुआत की, और उसके बाद सिलसिला चलता गया। तो यहाँ पे तो चलो आपका बिज़नेस जो है उसके बारे में हमने जाना कि आपने एज अ बिज़नेस वुमन आपने शुरुआत की, लेकिन बिज़नेस करते करते, क्योंकि ऑलरेडी हुई बिज़नेस में इंसान को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत बिज़ी रहते हैं लोग, उसी बिज़ी में आपने ये कैसे सोचा कि हाँ मुझे सोशल वर्क पे भी ध्यान देना है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब भी हम सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, जब हम सोसाइटी में पहला अपना कदम रखते हैं, मेरा पहला कदम मतलब कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी का जो एक टर्निंग पॉइंट था वो 2006 में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। 2006 में ही मेरी शादी हुई, 2006 में ही हमने विशाल विंडो कूलर और अलमीराज की नींव रखी, और 2006 5 और 6 में ही मैंने ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री की। तो 2006 में मैंने सोशल ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री करने के बाद धीरे धीरे हम उसके पथ पर चलना शुरू हुए, और जिस समय मैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ी थी, चाहे वो रोटरी क्लब हो या वो जेसीआई हो या वो लायंस हो, उस समय मेरा बस एक उद्देश्य था कि हाँ, बस जाना है, अपना एक फ्रेंड सर्कल डेवलप करना है, और कहते हैं ना वो इन्जॉयमेंट के लिए हम उस चीज़ को ज्वाइन करते हैं। तो जब मैंने इसकी शुरुआत जो की थी वो सिर्फ मैंने एक अपने पर्सनल एक अपना सर्कल डेवलप करने के लिए, और एक मेरे फ्रेंड सर्कल डेवलप हो, एक मुझे एक पर्सनली अपनी लाइफ अच्छी चाहिए थी अपने फ्रेंड सर्कल के साथ इन्जॉयमेंट के लिए, मैंने क्लब सर्कल की स्टार्टिंग की थी। पता ही नहीं चला कब ये चीज़ यहाँ से बदल गई। 2013 में मैं रोटरी क्लब वीरांगना की प्रेसिडेंट बनी 2013-14 में, और वो 2013-2014 का जो ईयर रहा वो मेरी लाइफ का एक सोशली इन्वॉल्व होने का एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उससे पहले मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि शायद मैं सोसाइटी के लिए इतना कुछ कर पाऊँगी। लेकिन जब मैं प्रेसिडेंट बनी तो उसके बाद में कहते हैं ना, जब हम देखते हैं तो एक अंदर से इच्छा जागृत होने लगती है, और पता नहीं क्यों उसके बाद मुझे है ना, जब मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत कुछ करती हूँ, मैं कुछ नहीं करती, एक छोटा सा प्रयास करती हूँ कि शायद उस प्रयास से किसी के चेहरे पे मैं मुस्कान दे सकूँ। लेकिन पता नहीं, कभी भी मैं अगर किसी स्लम एरिया में पहुँचूँ या मैं किसी को परेशान देखती हूँ तो लिटरली मतलब मुझे आंसू आ जाते हैं उन लोगों को देख के। मुझे लगता है कि नहीं, हम इनके लिए कुछ कर सकते हैं। तो 2013-14 में जब मेरी प्रेसिडेंटशिप की स्टार्टिंग हुई तो वो धीरे धीरे जब मैंने लोगों के गमों को देखना शुरू किया, मैंने लोगों की परेशानियों को देखना शुरू किया, तब मुझे एहसास हुआ कि हमसे ज़्यादा
बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, और अगर हम उनको एक छोटी सी मुस्कुराहट भी दे सकें तो शायद हमारा जीवन सार्थक हो जाए। तो अभी तक जैसे अगर हम बिज़नेस की बात करें, क्योंकि आप एक साथ इतने सारे बिज़नेस आप हैंडल कर रहे हैं, इसके साथ ही साथ आप सोशल वर्क में भी इन्वॉल्व हैं, घर भी है, तो अभी तक की जो जर्नी रही है, चाहे एज अ बिज़नेस वूमन रही हो या एज अ सोशल वर्कर, इस जर्नी का कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस, कोई एक ऐसा चैलेंजिंग मोमेंट जो आपको लगता था कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, इसको मैं कैसे करूँ? बिल्कुल, जब हम कुछ भी करते हैं, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे आपका सोशल इन्वॉल्वमेंट हो, जब हम कुछ भी करते हैं तो टाइम टाइम पे हमें चैलेंज आते रहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि महिलाएं हो या पुरुष हो, चैलेंज को एक्सेप्ट करना ही हमारी अंदर एक क्वालिटी है, और महिलाओं के अंदर वो क्वालिटी बहुत अच्छे से भरी हुई है। तो समय समय पे मेरे पास चैलेंज आए, लेकिन मुझे मेरी फैमिली का इतना अच्छा सपोर्ट मिला, चाहे मेरे हस्बैंड हो, चाहे मेरा बेटा हो, और या मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मतलब पूरी ओवरऑल मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। और शायद अगर आज मैं यहाँ तक हूँ तो मैं अपने पेरेंट्स और अपनी इधर ससुराल की तरफ की फैमिली को, दोनों को थैंक यू कहना चाहूँगी कि मेरी लाइफ में जितने भी चैलेंज आए, उनकी मुस्कुराहट देख के, उनका साथ देख के, उनका विश्वास देख के, वो सारे चैलेंजेस हम इजी गोइंग फेस करते गए। तो जब ऐसे फैमिली की बात आई है, तो एक साथ इतने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आप बिज़नेस भी देखते हैं, सोशल वर्किंग भी आप संभालते हैं, इसके साथ ही साथ आप घर भी देखते हो, तो ये प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में बैलेंस किस तरह कर पाते हैं? मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि महिलाओं के अंदर एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, ये मेरे अंदर नहीं क्वालिटी है, आपके अंदर भी है, और जितनी भी नारी शक्ति है उसके अंदर एक क्वालिटी है कि उसके अंदर बैलेंसिंग और मैनेजमेंट की क्षमता बहुत अच्छी होती है। अगर वो चाहे तो वो हर चीज़ को इतने अच्छे से मैनेज कर लेती है, उसका टाइम मैनेजमेंट, मतलब किसी को ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर इतना अच्छा टाइम मैनेजमेंट होता है। तो वही क्वालिटी मैंने सबसे थोड़ी थोड़ी चुराई, और उसी को मैंने अपनी लाइफ में लागू किया। और हर मतलब जब हमें दिखता है कि हमें जिस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है, हम उस चीज़ को पहले प्रायोरिटी देते हैं, चाहे वो हमारा बेटा हो, चाहे वो हमारी मतलब हमारे हस्बैंड हो, या फिर हमारी फैमिली हो। हमें ये मतलब एक फ़ीमेल के अंदर एक इनबिल्ट भगवान ऊपर से भेजता है, जो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज हो जाती हैं। तो जैसे कि आप अभी लॉयंस क्लब ग्वालियर प्रियदर्शनी के आप जो हैं प्रेसिडेंट, इसके साथ ही साथ आप प्रोविजनल नेशनल ट्रेनर भी हैं, तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं इन दोनों पदों की, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप किस तरह निभाते हो, क्या क्या जिम्मेदारियां होती है इसकी? देखिए, जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट बनते हैं तो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि हमें ये पता होता है कि हमें 1 साल के लिए वो पोस्ट मिली है और हमें पोस्ट के लिए न्याय करना है। तो मुझे भी इस साल आप सभी के सहयोग से लायंस क्लब प्रियदर्शनी को संभालने का मौका मिला है, और ये मेरी प्रेसिडेंटशिप, अगर मैं बात की जाऊँ तो थर्ड स्टेप है, क्योंकि उससे पहले मैं रोटरी की भी प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ, उसके बाद मैं जेसीआई की प्रेसिडेंट रही, और अभी मैं लायंस क्लब प्रियदर्शनी की प्रेसिडेंट हूँ। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी अगर मेरी अभी इस समय कोई होती है तो वो लायंस क्लब प्रियदर्शनी होता है, जिसमें हमें फेलोशिप को भी ध्यान में रखना होता है, सोशली मतलब सोसाइटी में जो प्रॉब्लम चल रही है हम उन पर भी काम करते हैं, उसके अलावा हम किस तरीके से सोशल वर्क कर सकते हैं हम उन पर भी फोकस करते हैं। तो सारी चीज़ों को हमें एक साथ मैनेज करना होता है, जो कि हम करते हैं। जैसे अभी हम लोगों का एक प्रोजेक्ट चल रहा है कि यहाँ पर एक गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पर हम लाइब्रेरी बच्चों के लिए बना रहे हैं, और उसके साथ में हम लोग एक सभागार बना रहे हैं जिसमें बच्चे सेमिनार वगैरह अटेंड कर सकें। तो अब वो अभी प्रॉब्लम ये चल रही है कि वो स्कूल 11 बजे बंद हो जाता है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी वो है। तो अभी मैं मतलब मॉर्निंग में 8:30 मुझे घर से निकलना हुआ, और वो मेरे को वो प्रोग्राम, क्योंकि वो वहाँ पे काम निपटाना है, तो मैं वहाँ पर गई और उस चीज़ को कंप्लीट किया। तो जिस समय हमें जो पोस्ट मिलती है हमें उसको प्रायोरिटी देनी होती है। तो जैसे ये तो खैर आपके प्रोफेशन की बात हो गई, क्योंकि आप बिज़नेस भी संभाल रहे हैं, सोशल वर्क भी कर रहे हैं, तो ये आपका प्रोफेशन हो गया। अब जैसे अगर हम की पर्सनल बात करें, तो जब भी अंजलि जी को टाइम मिलता है अपनी थोड़ा प्रोफेशनल लाइफ से हट के पर्सनल लाइफ में कुछ करने का, कोई आपकी जो हॉबी है वो उसको आगे बढ़ाने का, तो क्या करना पसंद करते हैं? देखिए, मेरा एक और फील्ड है कि मैं एज अ ट्रेनर हूँ, तो जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं थोड़ा बहुत स्टडी करना पसंद करती हूँ, क्योंकि जब मुझे कहीं जाना होता है और अपनी बात को रखना होता है, क्योंकि एक ट्रेनर जब अपनी बात को रखता है तो उसके पास नॉलेज होनी चाहिए, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करके अपनी नॉलेज को गेन कर सकूँ। उसके साथ साथ जब भी मुझे फुर्सत मिलती है तो मैं अपने बेटे के साथ टाइम बिताना बहुत पसंद करती हूँ। तो ये तो खैर आपकी हॉबी की बात हो गई कि आपको खाली टाइम में स्टडी करना अच्छा लगता है, बेटे के साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है। बट अगर हम बात करें कि
ज़्यादातर महिलाएं जो हैं वो घर भी संभालती हैं, प्रोफेशनल लाइफ को भी संभालती हैं, जैसा आप भी कर रहे हो। तो जब बात आती है कुकिंग की, तो कुकिंग में अंजलि जी को ऐसा क्या पसंद है जो वो दूसरों को भी बनाकर खिलाती हैं और खुद भी खाती है? मैम उसका आंसर ये होगा कि आप घर आइए और मैं घर आप जब आएंगे तो मैं आपको बना के खिलाऊंगी, क्योंकि मेरे बेटे को, मेरे हस्बैंड को भी मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। और जब कोविड का टाइम चला था तो जो फर्स्ट कोविड की लेयर आई थी उस समय सभी ने अपने घर में बहुत इन्जॉय किया था, तो हमने भी उस समय बहुत इन्जॉय करके डेली कुछ ना कुछ डिफरेंट आइटम बनते थे। और जब मैं उनके फ़ोटो डालती थी व्हाट्सएप पे, मेरे काफ़ी सारे मेरे जो स्टेटस डल जाते थे, मेरा बेटा डालता था, उसको बहुत शौक है इस चीज़ का। तो जितने भी लोग देखते थे वो हमेशा यही मुझसे बोलते थे कि अंजलि दीदी हम कब आ जाएं, आप इतने अच्छे अच्छे आइटम डालते हैं कि हमें लगता है कि हम अभी आपके घर आ जाएं खाने के लिए। तो मैम मैं इसके लिए आपको घर इन्वाइट करूँगी कि आप मेरे घर आइए और हम वहाँ पर आपको बताएंगे कि हमें क्या बनाना आता है, और आप ये फाइनल करेंगे कि हमें बनाना आता है कि नहीं आता। अगर मैं बात करूं, क्योंकि आप एज अ मोटिवेशनल स्पीकर भी, आप कई जगह जो है आपने लोगों को स्पीच दी है, मोटिवेट किया है लोगों को अपनी स्पीच से, तो जो वुमेन्स हैं हमारे ग्वालियर की जो ये शो देख रही हैं, उनको आप अपने शब्दों में किस तरह आप उनको मोटिवेट करना चाहेंगे, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ग्वालियर की नारी की बात की जाए तो ग्वालियर की नारी बहुत ही टैलेंटेड है, वो बहुत कुछ कर सकती है। मैम मैं इसके साथ एक चीज़ और, अभी हमने कुछ समय पहले ग्वालियर की महिलाओं का साड़ी में फुटबॉल कराया था जी। और जो कि मतलब एक सोचने वाली बात थी। उस हमारे फुटबॉल टूर्नामेंट में जो महिलाएं थी वो 50+ की भी महिलाओं ने खेला था उसमें, और साड़ी पहन के उन्होंने जो मतलब गोल पे गोल लगाए थे, काबिले तारीफ़ है। तो मैं कहूँगी कि ग्वालियर की नारी नंबर 1 नारी है, जिसको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, और अगर ये नारी चाहे तो इस समाज को बदल सकती है, क्योंकि नारी वो शक्ति है जो इस सृष्टि को संरचना करती है, इस सृष्टि में जीवन का लोकार्पण करती है। अगर आप लोग चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक नारी चाहे तो वो अपने घर में संस्कार देती है, और जब वो घर में संस्कार देती है तो एक शिक्षित परिवार बनता है। जब शिक्षित परिवार बनता है तो मेरा कहना है कि एक शिक्षित मोहल्ला बनता है उससे, और जब वो शिक्षित मोहल्ला और कॉलोनी बनती है तो शिक्षित हमारा शहर बनता है, और जब शिक्षित शहर हो जाता है, संस्कारवान शहर हो जाता है, तो हमारे भारत को कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। तो मैं यहाँ से आपके माध्यम से ग्वालियर की नारी को बस इतना ही कहना चाहूँगी कि सिर्फ आपको जागने की ज़रूरत है, सिर्फ आपको करने की ज़रूरत है। आप आगे बढ़िए, आपके साथ हम आपके पीछे खड़े हुए हैं। कभी भी जीवन में कोई किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी आए तो आपकी छोटी बहन या बड़ी बहन होने के नाते मैं सदैव आपके साथ हूँ। लेकिन आप चाहो तो ग्वालियर को बदल सकते हो, और ये बात सही है कि ग्वालियर बदल रहा है, और हमारी ग्वालियर को बदलने में नारी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। समाज सेवा तो हर तरह की होती है, लेकिन किस किस तरह की समाज सेवा में अभी तक एज अ सोशल वर्कर आपका सहयोग रह चुका है? मैं आपकी इस बात को, मेरे को 4 लाइनें मुझे बहुत पसंद हैं जो मैं हमेशा सुनाती हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में उस लाइनों को बहुत अच्छे से उतारा है और कोशिश करती हूँ कि मैं उन लाइनों को कभी ना भूलूँ। तो किसी ने कहा है कि बन सहारा बेसहारों के लिए, बन सहारा बेसहारों के लिए, बन किनारा बेकिनारों के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, जी सको तो जी हज़ारों के लिए। जब हम जीवन में इन लाइनों को याद रखते हैं ना, तो हमें एहसास होता है कि वाकई में इस समाज को हमारी बहुत सारी ज़रूरत है। और मैंने इन्हीं लाइनों को अपने जीवन में उतारा, और फिर मैंने वो एरिया सेलेक्ट करना शुरू किए कि कहाँ पर इस तरीके की ज़रूरत है। तो मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले मैंने जो शुरुआत की अपनी, तो हमारी सेंट्रल जेल में जीवन एक वरदान के नाम से हमने ट्रेनिंग अपनी स्टार्ट की थी, जहाँ पर हम पुलिस कह रही हूँ मैं आपको, जहाँ पर जो कैदी भाई होते हैं हम उन लोगों के लिए ट्रेनिंग रखते थे, और वो ट्रेनिंग हर महीने रहती थी, जहाँ उन लोगों के बीच में जाके हम गलत कर दिया, गलत उनसे हुआ, लेकिन गलती इंसान से ही होती है, और उस गलती का ये पश्चाताप नहीं हो सकता कि वो पूरी ज़िंदगी उसको अपनी ख़राब कर दे। तो हम हमेशा प्रयास करते थे, और उस ट्रेनिंग से हमें मिताली जी बहुत रिज़ल्ट देखने को मिले। एक बार मैं अपने यहीं इसी जगह की बात बता रही हूँ, मैं अपने शोरूम में अपनी गाड़ी से उतरी तो एक बंदे ने मेरे पैर छुए। आई एम शॉक्ड कि ये कौन है, मैं इसको जानती भी नहीं हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग मिलते हैं जिनके पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कहा हाँ भाई बताइए आप कौन? बोलते हैं मैम मैं सेंट्रल जेल में था, आपकी वहाँ ट्रेनिंग चलती थी जीवन एक वरदान। आपकी उस ट्रेनिंग से मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैं क्राइम करता था, मैंने क्राइम करना बंद कर दिया, और अब मैं एक नौकरी कर रहा हूँ, और अब मेरे माता पिता भी मेरे साथ बहुत खुश हैं, और अब मैं अपनी ज़िंदगी को अपने माता पिता के लिए जीऊँगा।
तो तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, अगर हम किसी को बदलना चाहें तो हम बदल सकते हैं। तो उसी क्रम में मैंने एक और ट्रेनिंग स्टार्ट की, और भी हैं राहें, जो हमारी नशा मुक्ति केंद्र में ट्रेनिंग चलती है, जहाँ पर हम उन लोगों के लिए बताते हैं कि भाई नशा ही एक इलाज नहीं है आपके। क्योंकि क्या होता है कि जब इंसान के पास परेशानी होती है तो वो सिर्फ अपने लिए सोचता है, और वो जब अपने लिए सोचता है तो वो अपना दुख दर्द, वो गम नशे के सहारे पे ख़त्म करना चाहता है। लेकिन अगर हम उसको इस बात का एहसास कराएं कि आपके अलावा भी आपकी ज़िंदगी है, तो वो शायद इन सब चीज़ों से दूर हो जाता है, और उसके रिज़ल्ट हमें देखने को मिले। हमारी 2-3 यहाँ पे नशा मुक्ति केंद्र हैं, जिसमें हम और भी हैं राहें के नाम से ट्रेनिंग हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं कंटिन्यूटी में। उसी के साथ हमने महिलाओं के लिए भी स्वर्णिम उत्थान, जहाँ पर हम उनको अलग अलग तरीके की स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि नारी मेरा एक मानना है कि किसी को भी खाना मत दो, उसको खाने को कमाना सिखाइए। किसी को भी मछली मत दीजिए, उसको मछली पकड़ना सिखाइए। क्योंकि आप एक दिन खाना दे के चले जाएंगे, लेकिन आप दूसरे दिन जब आएंगे तो वो व्यक्ति वहीं भूखा होगा। लेकिन अगर आप उसकी ज़िंदगी में उसको एक ऐसी स्किल दे जाएंगे जिससे वो कहीं पर भी नौकरी करने में अगर सक्षम हो गया, तो आपकी मेहनत सफल हो जाएगी। तो हम लोग महिलाओं के लिए भी स्वर्णिम उत्थान के नाम से कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिसमें हम उनकी स्किल डेवलपमेंट पे काम करते हैं। उसके अलावा कई सारे हेल्थ चेकअप कैंप वगैरह हैं, बच्चों के लिए वर्किंग है, बच्चों के लिए भी हम लोग कई सारे कैंप ऑर्गेनाइज़ करते हैं। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि अभी हम लोग बच्चों के लिए लाइब्रेरी वगैरह तैयार कर रहे हैं। तो ये इस तरीके के हम लोग काम करते रहते हैं। उसके साथ में हम इतने अच्छे ग्वालियर में रह रहे हैं, अभी कोविड आया, तो कोविड में अगर हमारा सबसे ज़्यादा साथ दिया, तो हमारा मानना है कि कोरोना वॉरियर्स ने बहुत, डॉक्टर्स ने भी साथ दिया। ये मैं नहीं कहती कि डॉक्टर ने साथ नहीं दिया, लेकिन कोरोना वॉरियर्स ऐसे थे जो पर्दे के पीछे रह के काम कर रहे थे, जिनको कोई भी नहीं जानता था कि वो क्या कर रहे हैं। आपके कोविड की जाँच किसने की? जब आपके घर में परेशानी आई, कौन बंदा था जो इतनी परेशानियों में वहाँ खड़ा हुआ था? तो हमारे द्वारा हमने एक प्रयास किया कि हम उनके भी चेहरों को बाहर निकाल कर लेकर आएँ। तो हमने एक मुहिम चलाई, और हमने ऐसे लोगों को ढूंढ के हमने क्रम हम उनका ऑनर नहीं कर सकते। उन्होंने जो काम किया है वो सम्मान, एक छोटी बात है, एक छोटा शब्द है कि हमने उनको सम्मान किया। हमने उनको सम्मानित नहीं किया, लेकिन हमने प्रयास किया कि लोगों के सामने उनके चेहरे आएँ, और इस तरीके से हमने कई सारे क्रम में ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनका समय समय पर हमने उनका ऑनर किया। उसके बाद जब आप ये देखिएगा कि कोविड का टाइम रहा हो या नॉर्मल टाइम रहा हो, हम जब अपने घर से एक कदम बाहर निकालते हैं तो हमारी रोडें हमें साफ़ सुथरी मिलती हैं। उसमें बहुत अहम भूमिका रहती है वो कर्मचारियों की, जो हमारी इन रोडों को साफ़ करते हैं। तो हमें शायद ऐसे पहलुओं पे भी ध्यान देना चाहिए। हमें ऐसी चीज़ों पे भी, बड़े लोगों का दुनिया सम्मान कर रही है, और अच्छी बात है, उनने बहुत सारे अचीवमेंट हासिल किए हैं जिनके लिए उनका ऑनर हो रहा है, और हम लोग भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो दुनिया की नज़रों से दूर है। तो हमारा प्रयास रहता है कि हम ऐसे लोगों को भी दुनिया की नज़रों में लेकर आ पाएँ, और हम इस ग्वालियर शहर को बता पाएँ कि ये वो लोग हैं जिनकी वजह से आज शायद हम बेफिक्री से सांसें ले रहे हैं, हम बेफिक्री से इस ग्वालियर शहर में रह रहे हैं। तो बस इसी तरीके से छोटे छोटे प्रयास रहते हैं जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, और जो भी नए नए आइडियाज़ आते हैं हम उस पर काम करते रहते हैं। जैसे कि अभी हमारा एक कार्यक्रम लोगों को बहुत पसंद आया था। हमने अभी एक गोद भराई का कार्यक्रम किया था, सृजन एक पहल गोद भराई। मतलब कहीं ना कहीं हम अपने रीति रिवाजों को भूल जाते हैं। अच्छी फैमिलीज़ जो होती हैं वो एक करते हैं गोद भराई वगैरह, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको इन चीज़ों के बारे में जानकारी होती है, लेकिन अभाव होता है, वो इन चीज़ों को नहीं कर पाते। तो अभी हमने कुछ स्लम्स एरियाज़ की महिलाओं के साथ और इस फंक्शन को किया, और उस फंक्शन में वाकई में मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम किसी को कुछ दे के ही खुशियाँ पा सकते हैं, उसकी खुशियों में शरीक होकर भी हम बहुत सारी खुशियाँ पा सकते हैं। तो बस ये छोटे छोटे प्रयास हैं जो आपके और सभी लोगों के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं, और इस सोसाइटी को एक नया प्रयास, एक नई राह देने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे प्रयास हैं आपके द्वारा अंजलि जी जो ये किए जा रहे हैं। जिस तरह आपने जो प्रोग्राम बताया गोद भराई, मैं भी अभी तक, मुझे लगता है मैंने भी ग्वालियर में अभी तक ये सुना नहीं था, लेकिन आज मैंने सुन भी लिया कि आपके द्वारा इतने अच्छे कामों को जो है आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि ग्वालियर और ज़्यादा आगे बढ़ सके। बिल्कुल मिताली जी, अभी हम लोगों ने मतलब एक और किया था, क्योंकि ग्वालियर में वैसे कितनी भी बात की जाए बेटियां बढ़ रही हैं, बेटियां बढ़ रही हैं, पर अगर हम वैसे हकीकत में बात करें तो बेटियां बहुत कम हैं।
तो अभी हमने एक नई मुहिम चलाई थी कि नवरात्रों में जितनी बेटियों का जन्म हुआ था उन बेटियों को हमने हॉस्पिटल में जाके हमने उन सारी उनके माताओं का सम्मान किया था और उन बच्चियों को हमने कन्या पूजन किया था, जिसका हमने नाम रखा था सृजन, एक नई पहल का। और जिसमें आप विश्वास करेंगे, जब हम हॉस्पिटल में जाते थे तो हम फ़ोन लगाते थे वहाँ पे, तो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ये कहते थे मैडम बच्चियाँ ही नहीं है। मतलब नवरात्रों में, मतलब नॉर्मल डेज़ में बेटे पैदा हो रहे हैं, बेटियाँ पैदा ही नहीं हो रही हैं। तो मतलब ये स्थिति है। और आपको मैं एक और बात बताऊं कि मतलब सोचने लायक बात थी, जितने भी हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बात करते थे वहाँ हमें बेटियां नहीं मिल रही थी, लेकिन जब हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बात करते थे तो वहाँ हमें बेटियां मिल रही थी। मतलब अगर हम बात करें कि हम लोगों के परिवारों में बेटियों की संख्या वाकई में कम हो रही है, तो मैं इस समाज से ये भी कहना चाहूँगी, आपके दर्शकों से भी ये कहना चाहूँगी कि अगर बेटियाँ, बेटा बेटी दोनों एक समान है, लेकिन अगर बेटियाँ नहीं होंगी तो इस संसार को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो हमें सोचना चाहिए उन चीज़ों पर भी, और उन चीज़ों पर भी हमें काम करना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है आपकी अंजलि जी, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू मिताली जी, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और आपके इस चैनल के माध्यम से मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ थी अंजलि बत्रा, जो कि लॉयंस क्लब ग्वालियर प्रियदर्शनी की प्रेसिडेंट है। इसके साथ ही वो प्रोविजनल नेशनल ट्रेनर भी हैं, और इसके साथ ही वो बिजनेस वुमन भी हैं और सोशल वर्कर भी हैं। आप जुड़े रहिए ग्वालियर इम्पैक्ट के साथ। कैमरामैन बलजिंदर सिंह के साथ मैं हूँ मिताली। नमस्कार।